धन्यवाद सर, जो आपने समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, जो जमीन की सेहत से संबंधी जिस चीज की आवश्यकता है वो सब जानकारियां डिप्टी सीसी महोदय ने आपको दी। अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर विकास मलिक जी से, जो हमारे क्षेत्र के बहुत ही प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक है और सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहते हैं। आप लोग जानकारी हासिल भी करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं सर यहीं आएंगे या उधर ही माइक दे दूं? डॉक्टर विकास मलिक। धन्यवाद मंच संचालक महोदय कालगंडे जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय डिप्टी सीसी महोदय, यूनिट हेड महोदय डॉक्टर अशोक जी, जीएम केन महोदय, श्री कुलदीप राठी जी, सिंजेंटा के प्रतिनिधि, मिल के सभी अन्य अधिकारीगण और बुजुर्ग किसान भाइयों, मुझे यहाँ पर बोलने से ऐसा फीलिंग आती है, ऐसा एहसास होता है जैसे आवाज़ साफ नहीं आती। मैं वहाँ सुन रहा था तो मुझे कुछ क्लियरिटी सी उतनी अच्छी आ नहीं रही थी जितनी अच्छी आवाज़ आनी चाहिए। मैं कुछ देखता हूँ दूरी नज़दीक या दूर करके, यदि आप तक आवाज़ क्लियर आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं अपनी वार्ता शुरू करने से पहले, अपना व्याख्यान शुरू करने से पहले दो तीन चीज़ों पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, कुछ जानकारी जुटाना चाहूँगा। जो पिछले 2-3 सालों से हम लोग उत्पादकता में प्रभावित हो रहे हैं, जो हमारा उत्पादन है वो उत्पादन प्रभावित हो रहा है, उसके विषय में जानकारी लेने के लिए पहले तो थोड़े से एक्टिव फॉर्म में आते हैं। एक दो उत्साहवर्धक नारे लगाओ, जय जवान जय किसान के, जय जवान जय जवान। हाँ, कुछ चेतना सी आए, ऐसी लग रही है जैसे फीलिंग कुछ आ नहीं रही है ना। हाँ, अलकस आ गया था, वो अलकस दूर होना चाहिए जी। अपने पास कोडलेस माइक नहीं है, अगर आप मतलब पीपीटी वगैरह यहाँ से विजुअल ना हो तो आगे नहीं जा सकते, ठीक है? अच्छा, धन्यवाद। तो मैं बात कर रहा था कि हम 2-3 सालों से उत्पादकता में, गन्ने के उत्पादन में गिरावट की तरफ है। जो उत्पादन किसान को मिलना चाहिए था वो उत्पादन नहीं मिल पा रहा है। तो मैं उन कारणों के विषय में जानना चाह रहा था कि वे कारण क्या हो सकते हैं। उसका एक एक करके मैं बिंदु आप लोगों से चर्चा करूंगा, फिर आप लोग अपने उस पर सुझाव देंगे। पहला तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जैसे क्षेत्र में हो सकता है हमारे यहाँ पे कम हो, देवबंद और आगे के क्षेत्र में पॉपुलर की खेती बहुत ज्यादा बड़ी है, उसके कारण क्षेत्रफल कुछ कम हुआ है गन्ने का। सहमत है मेरी बात से? हमारे यहाँ पर भी पॉपुलर की खेती आई है, मतलब यदि मैं खतौली में खड़ा हूं तो खतौली क्षेत्र में भी कुछ क्षेत्रफल पॉपुलर की खेती के अंदर गया है जी। अच्छा, नहीं कुछ है जी। जी 1/4 हिस्से में लगा दिया, पॉपुलर है। अच्छा, एक तो बिंदु ये हो गया। दूसरा बिंदु जो अभी डिप्टी सीसी महोदय ने बताया, जमीन की भी ताकत कुछ कम महसूस कर रहे हैं या ऐसा ही लग रहा है जैसे पहले थी ऐसे ही है? थोड़ी सी ताकत में भी गिरावट लग रही है। और कोई किसान भाई हाथ खड़ा करके बताए उसको क्या कारण लग रहा है उत्पादन में गिरावट का? कोई किसान भाई बताना चाहे? 38 वैरायटी पुरानी हो गई, इसका उत्पादन कम हो गया, ठीक है, मान लिया। अब एक तुलना करते हैं, यदि हम 38 की तुलना में जो वैरायटियां हमने बदली है उनका उत्पादन 38 के बराबर प्राप्त हुआ है या उससे कम ज्यादा प्राप्त हुआ है? ज्यादा है। चलो मैं 1 बाय 1 पूछता हूं ऐसे तो क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रथा है, यदि किसी को अकेला डांस करने के लिए कह दे तो करते नहीं, बैंड बाजा बजाते तो सारे एक साथ आ जाएंगे, क्या लगे लो जी डांस करो। मैं वैरायटी वाइज 2-3 चीजें बताऊंगा। जैसे
पहले नंबर पे यदि हम प्रजाति नई प्रजाति के बदलाव की बात करते हैं तो 0238 के बाद हमने 13235 का नाम लिया। तो 13235 का पौधे का और पेटी का उत्पादन आप लोगों को कैसा मिला? पौधे का अच्छा मिला या 13235 की पेटी का अच्छा मिला? है जी, पौधे का ठीक है, पेटी का कम है 13235 का। गन्ने कम बनते हैं या गन्नों में वजन कम आता है? जितनी पौधे में बढ़वार है उतनी पेटी में नहीं आती है। ठीक, मान लिया हमने। क्योंकि मैं इसलिए 2-3 वैरायटियों का कुछ आकलन करना चाह रहा था कि जो वास्तव में हमारे यहाँ पर अब प्रजातियां चल रही है उनका सिनेरियो क्या है, उनके लिए आवश्यकता क्या है। दूसरा 118 वैरायटी, क्योंकि मुझे लग रहा है 3-4 वैरायटियां ही मेन है, या तो हम 238 पे है या 118 पे है या 13235 पे है। उसके अलावा 18-231, 19-231, 14-201, ये बाकी जितनी वैरायटियां हैं वो छोटे छोटे क्षेत्रफल में है, ज्यादा बड़े क्षेत्रफल में नहीं है। 118 वैरायटी में पौधा अच्छा निकलता है, पेटी अच्छी निकलती है। पौधा अच्छा निकलता है, पेटी कम निकलती है। पौधा क्या 38 के बराबर निकल जाता है या 38 से कम रहता है? 38 के बराबर जाता है 118 वैरायटी का। पेटी कम रह जाती है। चलो, और जो दूसरी वैरायटियां हैं, मुझे लग रहा है 18231 का भी काफी क्षेत्रफल बढ़ रहा है। 18231 का पौधा और पेटी कैसा उत्पादन देते हैं? पौधा अच्छा देता है, पेटी? किसी के पास है 18231? इसी बार लगा। इन 3 वैरायटियों के अलावा जो मुख्य वैरायटी थी 0238, 118 और 13235, इसके अलावा जो वैरायटी है 16202, कितने किसानों के पास है वो हाथ उठाओ। 16202 4-5 लोगों के पास है। इसका पौधा पेटी का कुछ अध्ययन किया या पहली बार लगाई? पहली बार लगाई। 18231 कितने किसानों ने लगाई? हाथ उठाना, 4-5 लोग। और मैं, क्योंकि ज्यादा वैरायटियों की तरफ जाने से मुझे लग रहा है कि निष्कर्ष कम निकलेगा। एक और मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो टॉप बोरर है इसके कारण उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ता है। जो आपका उत्पादन घटा है उसके पीछे कारण टॉप बोरर भी रहा होगा, अगोड़ा बेधक, गोब की सुंडी। हाँ जी, सहमत है आप इनकी बात से? ऊपर को ना बढ़े, तले को भूल जा। हाँ जी, जी, हाँ जी, 25% तक उत्पादन में कमी आती है। बहुत बढ़िया। अरे ऐसे ही बोल दो, लागत बढ़ रही है बहुत ज्यादा। किसान तो खैर पता नहीं करके बताता है जी। हाँ जी, हाँ, सही बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अच्छा, एक हो गया ये। दूसरा, एक और बीमारी जो हमारे यहाँ कहीं न कहीं अपना प्रभाव डाल रही है, रेड रोट, लाल सड़न रोग। उसका कितने खेतों में प्रभाव है? किसी के खेत में 1-2 क्लम्प भी है वो हाथ उठाओ, जिसके खेत में 1-2 पौधा, 1-2 क्लम्प मिलता है। 3-4 लोग है बस, बाकी सबके खेत स्वस्थ है, तो बीमारी का तो कोई झंझट है नहीं। बहुत बढ़िया। एक स्मट का पौधा खड़ा है जिसमें काली गोब बनी हुई है, बीच में गोब बनी रही, उसमें चूर्ण सा भरा है, चूर्ण सा भरा रहता है। ये कितने खेतों में है? सबके है। गुड। हाँ देखो ये रहा, है ना? पेटी में है, 38 की में भी है, 13235 में भी है, है जी, 18 में भी है। अब हमने समस्या पता कर ली, अब समाधान की तरफ चलते हैं। और कोई मेजर समस्या फील कर रहे हो गन्ने में? जी, मुझे तो जो अब आ रहा वही भारी नजर आ रहा।
अब की बार इतना एग्रेसिवली, इतना ज्यादा प्रभाव फर्स्ट ब्रूड का बहुत कम देखने को मिलता था जितना इस बार देखने को मिल रहा है पहली ब्रूड का। मतलब हम तुलना तीसरी ब्रूड से नहीं कर रहे, तीसरी पीढ़ी से नहीं कर रहे, पहली पीढ़ी की तुलना कर रहे हैं कि पहली पीढ़ी में यदि इतना प्रभावित कर रहा है और हम यदि सजग हो गए तो आगे की पीढ़ी बचा ले जाएंगे, और यदि सजग ना हुए तो मुझे लगता है कि हम दूसरी तीसरी पीढ़ी तक जाते जाते गन्ने के खेत छोटे छोटे ही रहने वाले हैं, लागत बढ़ जाएगी और लाभ कम मिलेगा। पिछले सालों का जो मेरा अनुभव कहता है, बस 2 ही प्रकार के किसानों का खेत अच्छा था, केवल 2 प्रकार के, बाकी सबके खेत प्रभावित थे। एक तो उसका खेत अच्छा था जिसको थोड़ी सी जानकारी थी और वो जानकारी का प्रयोग करके उस खेत को जब उसमें दवाई की आवश्यकता थी दवाई लगा देता था तो उसका खेत बचा हुआ था। और दूसरा उसका खेत अच्छा था जिसे कोई लेना देना नहीं, हर 10 दिन में स्प्रे मारना है, मेरे खेत में कुछ है या नहीं है। बाकी जिसका कुछ नहीं है उसका खेत तो ये सोच रहा था कि मैं 2 बार के स्प्रे में या 3 बार के स्प्रे में खेत बचा लूंगा, उसका बचा नहीं, क्योंकि समय का उसका नहीं पता था और स्प्रे करने में सिस्टम उसका सेट नहीं बैठा। हमें प्रयास कहां से करना है? हम छोटे छोटे प्रयासों की तरफ चल रहे हैं। मेरा मानना है कि यदि मैं अभी 3-4 दिन पहले वीडियो भी डाली थी इसीलिए कि केवल एक ही दवाई से या एक ही प्रयास से हम टॉप बोरर को इस बार कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मेरा अनुभव कहता है। सारे प्रयास और वो भी जागरूकता और जानकारी के साथ लगाने पड़ेंगे, तब जाके हम कामयाब हो पाएंगे। जागरूकता जानकारी क्यों? एक बहुत अच्छा अनुभव मैंने किया है इस साल। वहां पर टॉप बोरर ज्यादा देखने को मिल रहा है जहां पर अभी तक मील बंद हो जाने के बाद भी जिन खेतों में बीज खड़ा हुआ है या पड़ोसी के पास बीज खड़ा हुआ है वहां पर फर्स्ट ब्रूड को शेल्टर मिल गया। वो मेरे भी आया और मेरे पड़ोसी के भी गया। वैरायटी कोई नहीं छोड़ी जिसमें टॉप बोरर ना हो, चाहे 118 हो, चाहे 15023 हो, चाहे 14201 हो, चाहे 13235 हो, चाहे आपकी 238 हो, उसे लेना देना नहीं है। यदि मैं मीठा खाता हूं और मेरे सामने रसगुल्ले नहीं मिले तो मैं मिठाई से भी काम चलाऊंगा। पीढ़ी आगे बढ़ानी है। वास्तविक स्थिति आज की डेट में टॉप बोरर की यही है, यदि मुझे शेल्टर मिल रहा है, मुझे वहां पे अपनी मर्जी का भोजन नहीं मिल रहा है, तो जो खाने को मिल रहा है मैं उसे ही खाऊंगा। अब प्रयास कहां से करने हैं? क्योंकि बीज रखना आवश्यक था, कल्ले रखने आवश्यक थे। एक कल्लों की परिभाषा हमने बदल रखी है। मैं हर बार मैं कहता हूं, आपके यूनिट हेड डॉक्टर अशोक जी भी कहते हैं, हर बार परिभाषा, कल्ले की परिभाषा बदलने में लगे पड़े हैं। जिसमें 2, 3, 4 पोरी बनी है वो छोड़े हुए हैं खेत में। जिसमें 2, 3, 4 पोरी बन गई, जो गन्ने का हिस्सा बन गया, जो चारे में इस्तेमाल हो सकता था, वो खेत में पोगो के नाम पे छूटा है। उसके पास में 2, 3, 4 छोटे छोटे कल्ले और निकल के आने शुरू हो गए। लेकिन वो वहां पर यदि आपने छोड़ा है तो वो वहां पर आपके बोरर को शेल्टर देने का, उसे आवास देने का काम कर रहा है। यदि उसको छोड़ा था तो उसी दिन से उसका प्रबंधन शुरू करना था। हमें जागरूकता में इसलिए कह रहा हूं, अभी तक जिन किसान भाइयों ने ट्रैप नहीं लगाया है, हम में से 90% लोग अपने खेतों में जज नहीं कर पा रहे कि तितली कब आ रही है, टॉप बोरर कब आ रहा है। 90% किसान उस समय दवाई लगाते हैं जब गोब में सुंडी घुस जाती है। जब गोब में घुस गई तब जाएंगे दुकानदार के पास, ये दवाई दे दो और अब जा उसमें स्प्रे करना है। या मेरी परिस्थिति नहीं बन रही थी अब तक, कभी गेहूं कटाई है, कभी गन्ना बुआई है, कभी मिल में सप्लाई है, तो हमने वह पीढ़ी देखी नहीं, हमारा उस पीढ़ी पर ध्यान गया ही नहीं। वह पहली पीढ़ी खेत में बड़े लार्ज स्केल पे आ गई है, अब हम उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। अब दूसरी पीढ़ी चल रही है, दूसरी पीढ़ी की तितली आनी शुरू हो गई है। लेकिन हम संतुष्ट इस बात से है कि मैंने तो एक बार 15 दिन पहले दवाई लगा दी थी, मेरे खेत में तो तितली आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मेरा निवेदन है, आज का जो समय का परिवर्तन है वो ये है, आपको अपने खेत की मॉनिटरिंग लगातार करनी पड़ेगी। और वो मॉनिटरिंग आपके बस में नहीं है, वो मॉनिटरिंग करने के छोटा सा यंत्र फेरोमोन ट्रैप लगाना पड़ेगा। जब वो फेरोमोन ट्रैप, मैं कहता हूं कंट्रोल करने के लिए 1 एकड़ में 10 लगाने, 10 लगाना वैज्ञानिक सिद्धांत है, मैं भी कहता हूं 10 लगाओ। लेकिन यदि 10 नहीं लगा सकते हैं तो मेरा निवेदन है, एक खेत में 2 तो जरूर लगा दो।
केवल जानकारी के लिए लगा दो कि आपके खेत में कब टॉप बोरर आ रहा है। जब हम दवाई सजेस्ट करें तो उस समय उस दवाई का स्प्रे हो जाए। नहीं तो क्या होता है, हमसे दवाई भी हम सजेस्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि टॉप बोरर का जीवन चक्र नहीं पता है, इसको मारने का समय नहीं पता है, बंकर में घुस जाने के बाद गोलाबारी चल रही है। जब दुश्मन बंकर में घुस गया, अब गोलाबारी कर रहे हैं। सुरंग के ऊपर कुछ ही करते रहो, उसकी सेहत पर कुछ प्रभाव नहीं है। जीवन समझ जाओगे तो निश्चित तौर पर गन्ना बचा ले जाओगे, नहीं तो अगली बार मैं इस क्षेत्र में जहां खड़ा हूं, ये सबसे संवेदनशील इसलिए है, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र इसलिए ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि 38 यही जिंदा है। अभी जिस क्षेत्र में 38 बदल रही है, वहां थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ गया है इस बोरर के प्रति, लेकिन हम यहाँ अर्ली ग्रुप में 38 सबसे ज्यादा लिए हुए हैं। तो यहां पर हमें उस सावधानी को बरतना है कि इसकी पहचान करना सीख ले। फेरोमोन ट्रैप आप लगाएं, मेरा आग्रह है, अपने खेत में अपने लिए लगाएं। अभी पीछे चले गए या कुर्सी आगे पीछे गई आपके? एक और, अच्छा कुर्सी आ गई आगे, हम मगा एक लाइन पीछे कैसे चले गए? खर्च बढ़ रहा है, मैं सहमत हूं, और बेहद खर्च बढ़ रहा है। एक स्प्रे 1.5 महीने तक नहीं करना है। एक बार स्प्रे कर दिया तो 1.5 महीने तक आवश्यकता नहीं है, लेकिन काम सारे करने हैं। क्या काम करना है? पहले फेरोमोन ट्रैप लगाना है। सूट कटिंग करने थे, सूट कटिंग कर चुके, अब आगे सूट कटिंग नहीं होगा। यदि आपके पास समय है, 8-10 दिन का समय और है, यदि सूट कटिंग करना चाहते हैं तो उसको कर लें। उसके बाद सूट कटिंग का कोई लाभ नहीं आने वाला है। उसके बाद लाभ किस चीज का आने वाला है? एग मास कलेक्शन, पत्ती कटिंग का, लीव्स कटिंग का। जिस पत्ती पर अंडे दिए हैं, यदि एक मजदूर लगा के उसे पत्ती को बाहर निकाल दे तो वो सबसे ज्यादा कारगर है, और उससे ज्यादा कारगर है फेरोमोन ट्रैप। हमने फेरोमोन ट्रैप लगाया, हमने सूट कटिंग करी, हमने पत्ती कटिंग करी, ये मैकेनिकल है, ये ऐसे माध्यम है। अब तक दवाई खर्च नहीं करी, अब इसके पैरेलल दवाई भी खर्च करनी है। जब खेत में टॉप बोरर की तितली दिखनी शुरू हो जाए, तब खेत में, आपके हर एक खेत में CTPR का प्रयोग हो जाना चाहिए, क्लोरेंटानिलीप्रोल का प्रयोग हो जाना चाहिए। दोनों ही प्रकार की है। यदि आपका खेत पौधा है, और मैं एक और कई वर्षों से कहता हुआ आ रहा हूं, एक ब्लाइंड रिकमेंडेशन से दूर हटो। ब्लाइंड रिकमेंडेशन क्या होती है? मैंने बता दिया, क्या लगे जी, फरवरी के लास्ट में टॉप बोरर की ब्रूड